वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं समझाया था। मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम पढ़ाए थे, जिसमें से मैंने बताया था 3 नियम होते हैं। एक मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, एक एम्पियर के तैरने का नियम और एक दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो वहां पर हमने दाएं हाथ की हथेली के नियम के बारे में समझा था और हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना सीखी थी, राइट। और साथ साथ क्रॉस और डॉट का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक जितनी भी चीजें बताई आप सबको क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, ध्यान रखना, इस चैप्टर में मैं जो जो कराता जाऊं वहीं के वहीं टिक मारते जाना, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये हुआ है ये नहीं हुआ है। क्लियर है? तो आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं चल रहा हूं बायो सेवर्ट के नियम पर। किसके नियम पर? बायो सेवर्ट का जो नियम है, तो ये बायो सेवर्ट एक सिंगल नाम नहीं है, ये 2 अलग अलग लोगों के नाम है। बायो एक है, सेवर्ट एक है। बायो और सेवर्ट ने मिलकर अपना एक सूत्र दिया और वो सूत्र है dv बराबर μ0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट के नियम का सूत्र है, बिल्कुल कंठस्थ घोंट के पी जाना इस सूत्र को। क्लियर? dv बराबर μ0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? ये बायो सेवर्ट के नियम का सूत्र है और जैते हम पूरी खिचड़ी पकावेंगे। क्लियर है आगे की? अच्छी बात है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं क्या करने वाला हूं इस पूरे चैप्टर में, उस बात को आप लोग बखूबी समझ लें। आपको याद है मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था, वहां पर मैंने अवकलन समाकलन पढ़ाए थे, विद्युत फ्लक्स वगैरह पढ़ाया था। वहां पर भी ये काम मैंने बार बार किया था, वहां पर भी किया था और अब फिर से इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में बार बार करूंगा। तो वो क्या काम करने वाला हूं वो आप ही लोग मुझे बताएं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, अभी बायो सेवर्ट के नियम पे तो मैं 5 मिनट बाद आऊंगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, ये जैसे मैंने एक वृत्त बनाया है, क्या बनाया है, और मैं कह रहा हूं कि इस वृत्त का क्षेत्रफल a है। कितना है? a। अब अगर मुझे इस पूरे क्षेत्रफल में से कोई छोटा सा क्षेत्रफल चुनना है तो मैं इसे क्या बोलता हूं? हाँ, याद है ना आपको? जिन्हें नहीं पता तो मेरे अवकलन और समाकलन वाले वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया dA। बात समझ में आ रही है? यानी मैंने इस क्षेत्रफल का क्या कर दिया? अवकलन कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया। समझ में आ रही है बात? किसी भी चीज से पहले अगर d लग जाता है तो इसका मतलब समझ लेना बहुत छोटी चीज की बात हो रही है। क्लियर? तो a पूरे का क्षेत्रफल है, dA क्या है? छोटा सा क्षेत्रफल। सीन क्लियर है? ये काम अपन पहले भी कर चुके हैं। इसी तरीके से ये भी एक छोटा सा क्षेत्रफल है, इसे भी dA बोलेंगे। ये भी एक छोटा सा क्षेत्रफल है, इसे भी dA बोलेंगे। बोलो भैया। अगर मैं ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्षेत्रफल बना के इस पूरे को कवर कर दूं और इन सभी क्षेत्रफल को जोड़ूं, ऐसे करके अगर मैं इन सभी को जोड़ूं तो ऐसे बहुत सारे होंगे, इसलिए मैंने डॉट 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 कर दिया। तो ये काय के बराबर आएगा? a के। जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे तो इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते थे। 10वां पढ़ा होगा तो पता होगा। बोले भैया। अब 11-12 पास कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सिग्मा की जगह आ जाता है समाकलन। समाकलन का सबसे पहला सूत्र आपने यही पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ऐसे पढ़ते थे आप, समाकलन dx बराबर x, तो समाकलन dA बराबर a। क्लियर है? समाकलन dA का मतलब ही होता है कि जितने भी छोटे छोटे dA हैं उन सब का जोड़। नहीं है मेरी बात समझ? मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी बहुत बड़ी चीज में से कोई छोटा सा टुकड़ा अलग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? अवकलन। और छोटी छोटी बहुत सारी चीजों को जोड़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? समाकलन। ये सब बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं। सीन क्लियर है सभी को? तो फिर मैं बढ़ जाऊं आगे। अच्छी बात है, अगर ये सब बातें आप लोगों को क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने बायो सेवर्ट के नियम का सूत्र देखा है, dV बराबर μ0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट के नियम का सूत्र है। ठीक है भैया? अब यहां पर बायो और सेवर्ट ने जो सूत्र दिया है dV बराबर μ0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये सूत्र हमारे लिए चिट की तरह काम करेगा और इसी से हम पूरा खेल करेंगे। ठीक है?
तो सबसे पहले आप देखो, आप इधर देखो बस ध्यान से। ये एक चालक है, इस चालक को मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने MN नाम दे दिया। चालक मतलब तार है, सिंपल। बोले भैया, धातु का तार है, तार को विज्ञान की भाषा में हम लोग चालक बोलते हैं। अभी इसमें धारा बह रही है या नहीं बह रही है? नहीं बह रही है। अभी ये चालक है। अब ये कैसा चालक है? अब ये हो गया धारावाही चालक। क्या है ये? हाँ। आप लोग अपने घरों से अल्पाहार करके आए हैं कि निन्ने चले आए हैं? कछु ना खाए पी के आए? मैंने तुमसे क्या पूछा था? आप अपने घर से कुछ अल्पाहार करके आए हैं? मतलब हाँ, अल्पाहार का मतलब अल्प आहार। अल्प मतलब थोड़ा सा आहार करके आए, यानी थोड़ा सा कुछ खा पी के आए हैं। समझ गए ना? नाश्ता, नाश्ता। क्लियर है? समझ गए? अल्पाहार, अल्प वर्ड का मतलब समझते हो? ठीक है। आहार पहार तो समझ जाते हो। अल्पांश का मतलब छोटा सा अंश। अल्पांश मतलब छोटा सा अंश। सही बोल रहा हूं? बोला भैया? अच्छी बात है। तो ये कौन है? चालक है या धारावाही चालक है? धारावाही क्यों बोल रहे हो? धारा बह रही है, ताते आगे बताते। धारावाही चालक है तो जाहिर सी बात है चार अलंका पैदा होगो। तो पट्टन ने मोते यूं कहिए कि जब धारावाही चालक के कारण इसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो गणना पढ़ना तो गई तेल लेने। आप मुझे ये बताओ, दिशा किधर होगी चुंबकीय क्षेत्र की? हाथ बना दो, हम ज्यादा नहीं समझते, हाथ बना दो। दाएं हाथ का नियम है बॉस, दाएं हाथ का नियम है ये, बाएं हाथ का नहीं, दाएं हाथ का नियम है। हाँ, एक दूसरे को देख के हाथ नहीं बनाए, कछु नहीं होगा बातें, महीना भर बैठे ही रहोगे ये। हाँ, समझ गए? तो दिशा किस तरफ है? अंदर की ओर है तो क्रॉस बनाऊं या डॉट बनाऊं? समझ गए? धारा ये है गई, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है बढ़िया। VIP उंगलियां उस बिंदु को प्रदर्शित करती हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो उंगलियां उस बिंदु की तरफ हो गई। तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत होती है। मेरी हथेली जे रही, क्लियर? तो हथेली के लंबवत ऐसे ही तो हो। बोलो भैया। तो ये कहां इशारा कर रहा है? बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर तो बोले कीरोस। समझ में ही नहीं आई हुई भी नहीं, पक्का क्लियर है? चलो, तो ये मैंने धारावाही चालक बना दिया। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, राइट? तो वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने मिलके अपना ये जो नियम दिया, तो उन्होंने क्या किया, हमें ये बोला गया पूरे धारावाही चालक के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उन्होंने कहा पहले पूरे का मत निकालो, पहले पूरे का मत निकालो, पहले छोटे से हिस्से का निकाल लो। तो हमने इस धारावाही चालक पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, AB। अल्पांश मतलब हाँ, यानी पूरा धारावाही चालक ना लो, पूरे धारावाही चालक की बजाय जाको एक छोटो सो अंश ले लो। नहीं आई बात समझ? और ये छोटे से ना अंश को क्या नाम दे दिया? AB। इसको हम बोलते हैं अल्पांश। क्या बोलते हैं? ये अल्पांश काहे पर स्थित है? हाँ, तो धारावाही चालक पर स्थित एक अल्पांश है AB। अल्पांश की लंबाई कितनी मानूं आप ही बताओ, खुद ही सोचो। L DL, छोटा सो है ना, अल्पांश हो गया DL। क्लियर? अल्पांश से लेके इस बिंदु P तक की दूरी मैंने मान लिया R है। अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण मैंने मान लिया थीटा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, थीटा कोण किस किस के बीच का है? तो अल्पांश एवं अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। सीन क्लियर है? दिशा क्रॉस क्यों आई है, समझ गए? तो वैज्ञानिक बायो, अच्छा एक बात और बताओ, अभी मैं यहां पर अल्पांश के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना हूं, जबकि मुझे कहीं पूरे की है। अब मैं पूरे की तो ना निकाल रहा हूं, मैं अल्पांश के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना हूं। तो अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो चुनचुनिया सा होगा या बड्डा सा होगा?
अब चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं, तो चुनचुनिया से चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं? डीबी। समझ गए? छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्रदर्शित करेंगे? डीबी। तो बायो सेवर्ट ने ये बोला था, बायो और सेवर्ट ने, कि अल्पांश के कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है ना, यानी काय की बात कर रहा है? डीबी की। ये चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है चालक में बहने वाली धारा के। जी हम आइलें चिट की तरह काम करेगा, पूरा काम यही थी उड़ाओ। क्लियर है? समझ गए? समीकरण नंबर 1। फिर उन्होंने बोला अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। समझ गए? फिर उसने बोला अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है साइन थीटा के समानुपाती होती है। तुम नहीं कर पाओगे ऐसे? फिर उन्होंने बोला अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या गलत कर दिया मैंने भैया? सीन क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? काहुआ को परेशानी? क्या समीकरण है? समीकरण 1, 2, 3 और 4 को मिलाने पर क्लियर? चारों समीकरणों को मिला रहा हूं तो नजारा ऐसा हो जाएगा। और तो साची कह दी तो कहा गलत कह दी मैंने वहां में। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी हो तो बताए। सुना है समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो कुछ आ जाता है, नियतांक आ जाता है बच्चों। तो यहाँ के कौन है बच्चों? हाँ, के यहाँ पर समानुपाती नियतांक है। क्लियर है? अब के का जो मान होता है ना बच्चों वो ऐसा ही पद्धति में होता है म्यू अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। काहुआ को परेशानी? डीवी बराबर म्यू का एक सूत्र होता है जो आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। म्यू बराबर होता है म्यू आर इंटू म्यू जीरो। म्यू बराबर होता है म्यू आर इंटू म्यू जीरो। तो म्यू की जगह अगर मैं म्यू आर इंटू म्यू जीरो रखूंगा तो नजारा ऐसा हो जाएगा। बोलो भैया काव्य को परेशानी नहीं हो तो बताए। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहा हूं, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो लाला जे है जाएगी तिहाई डीवी बराबर। अब आप गौर से देखिए यहां म्यू आर है, म्यू आर बराबर होता है 1 किसके लिए? हवा या निर्वात हेतु। हवा या निर्वात हेतु म्यू आर का मान कितना होता है? 1, 0 नहीं 1। तो म्यू आर की जगह 1 टांग देंगे तो का पाई लेंगे? म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट के नियम का सूत्र आ गया। यही तो पढ़ा था हमने। किसी को कोई दिक्कत भैया? सीन क्लियर है? अगर मुझे सूत्र याद है तो ये मेरे लिए चिट की तरह काम करता है। खट 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 हट हट हट। यस और नो? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? पक्का? ओके, अच्छी बात है। अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो आगे की बात करता हूं। इस सूत्र को मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पर। डीबी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। सीन क्लियर सभी को? ये यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र आया है वो काय की वजह से आया है? पूरे धारावाही चालक के कारण या अल्पांश के कारण? क्लियर है? अगर कोई आपसे बायो सेवर्ट का नियम पूछता है तो बस यहां तक कर देना पर्याप्त है। इसको हम लोग लाप्लास का नियम भी बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे बोले लाप्लास का नियम बताओ तो भी यही करना। और अगर कोई आपसे यूं पूछे, ध्यान से सुन लो, अगर कोई आपसे यूं पूछे धारावाही चालक, समझ गए? धारावाही चालक पर स्थित अल्पांश के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, तो भी आप यही करना। आपने क्या किया है? धारावाही चालक पर स्थित अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली। बोला भैया हर जगह जितने भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे सब जगह यही काम करेंगे।
किसी भी जगह, जैसे किसी ने पूछा कि ये वृत्ताकार कुंडली है, इसमें धारा बह रही है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो हम कैसे करेंगे समझो, तरीका समझो। हम कुछ नहीं करेंगे, अल्पांश मान लेंगे एक छोटा सा, अल्पांश के कारण जा बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को सूत्र में पता ही है जे, फिर पूरे को निकालना हो तो क्या कर देंगे जाको, समाकलन। यही तरीका हम लोग अपनाएंगे। अभी जब अपनाओगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये होता है, ऐसे होता है, यानी कैसे होता है। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? तो आपको बायो सेवर्ट का नियम पल्ले पड़ रहा है, आगे बढ़ूं? अच्छी बात है। तो बेटा ये बायो सेवर्ट के नियम का सूत्र आ गया, dB बराबर म्यू 0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, एग्जाम में आप यहां तक कर देंगे पर्याप्त है, पर आगे की कहानी जो बता रहा हूं एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ये सूत्र जो है हमारा, ये SI पद्धति में, कौन सी पद्धति में? SI पद्धति में। कोई बोले CGS पद्धति में ये सूत्र क्या होगा, तो सुन लो, मैं बोल रहा हूं है? आपने CGS, आपको CGS पद्धति में ये जो म्यू 0/4 पाई होता है ना, ये हट जाता है, तो केवल सूत्र क्या रह जाएगा, dB बराबर IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सीन क्लियर है? आपको कुछ याद आ रहा है? हवेल याद आएगा सब कुछ। B यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापने, जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, इसे काय में नापते हैं, तो इसे नापते हैं तस्ला में, टेस्ला। वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, वैज्ञानिक का नाम है टेस्ला, क्लियर? निकोलस टेस्ला, क्लियर? टेस्ला। दूसरा मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसको वेबर बोलते हैं। वेबर बोल दो, वेबर बोल दो, बात एक ही। वेबर, वेबर यानी W, क्लियर? प्रति मीटर स्क्वायर। और तीसरा होता है न्यूटन की अम्मा, क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, समझ गए मेरी बात को? ये 3 मात्रक हैं। घबराने की कदापि जरूरत नहीं है, इसकी टेंशन अभी लेने की जरूरत नहीं है, इसकी टेंशन अभी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये कहां से आया, इसी चैप्टर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये कैसे आता है, क्लियर? इसलिए ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन निकाल भी सकते हैं। चैप्टर पढ़ाऊंगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें पहले दिन ही बताऊंगा कि ये कहां से आया है, क्लियर है? ये आपको याद ही करना पड़ेगा, टेस्ला, क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के SI पद्धति में ये मात्रक होते हैं, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। CGS पद्धति में इसके जो मात्रक होते हैं वो होता है, एक तो होता है गॉस। अब आपको मालूम है, आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी है, गॉस वैज्ञानिक का नाम है। और दूसरा होता है ऑरस्टेड। ऑरस्टेड किसका नाम है? ये भी वैज्ञानिक का नाम है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में ऑरस्टेड का प्रयोग भी पढ़ लिया है, बोले भैया। तो CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है गॉस अथवा ऑरस्टेड, और SI पद्धति में ये मात्रक होते हैं। मुझे 4 आने भर की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये टेस्ला याद रहना चाहिए, ये गॉस और ऑरस्टेड याद होना चाहिए, क्लियर है? इनमें संबंध होता है, 1 टेस्ला बराबर होता है, जैसे आप बोलते हो ना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, वैसे ही 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस, क्लियर? गॉस भी बोल सकते हो या फिर ऑरस्टेड भी बोल सकते हो। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है, याद होना चाहिए आपको। सुन लो, यहां तक का नजारा क्लियर है? SI से CGS में बदलते हैं तो म्यू 0/4 पाई हट जाता है। जगह जगह आप ये काम करोगे, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। यहाँ म्यू 0/4 पाई जो है वो एक फिक्स वैल्यू है, और इसका मान हम सबको याद होना चाहिए, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, क्लियर? म्यू 0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। सवालों में हम लोग जगह जगह इस्तेमाल करेंगे इसे, क्लियर? अब जरा इधर आ जाओ। dB आप समझते हो, अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। म्यू 0/4 पाई का मान हमारा बढ़िया टन पता ही है हमको,
आई धारा है, dl अल्पांश की लंबाई है, थीटा ये कोण हो गया, r ये दूरी हो गई। ये सारी चीजें हमको क्लियर है। अब हमको थोड़ा सा खुजली यहाँ हो रही है, म्यू बराबर म्यू आर इंटू म्यू जीरो, इनको हमें समझना है। क्या सूत्र है? म्यू बराबर म्यू आर इंटू म्यू जीरो। तो मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर 1 की दुनिया में ले चल रहा हूं। आपने चैप्टर 1 पढ़ा था, आपको याद है? चैप्टर 1 में मैंने कूलाम का नियम पढ़ाया था। तो कूलाम का नियम जब सिद्ध कराया था तो बीच में एक फॉर्मूला आया था, अगर तुम्हें याद हो तो, एप्सिलन बराबर एप्सिलन जीरो के। सेम डिजाइन है जीवारो। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया भी था आपको, के को हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं और के को एप्सिलन आर से भी प्रदर्शित करते हैं, बताया था आपको। अब आप देखो, इसको देखो और इसको देखो, डिजाइन सेम है। बोलो, म्यू की जगह एप्सिलन है, म्यू आर की जगह एप्सिलन आर है और म्यू जीरो की जगह एप्सिलन जीरो। बोलो भैया, आपने बोला था एप्सिलन जीरो, आपने बोला था एप्सिलन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता होता था। बोलो भैया, होता था कि नहीं होता था? ऐसे ही यहाँ पर म्यू जीरो जो होता है वो निर्वात की चुंबकशीलता होता है। वहां विद्युतशीलता थी, यहाँ पर चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। आपको याद है एप्सिलन जीरो निर्वात की जो विद्युतशीलता थी, इसका मान फिक्स होता था 8.86 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है, इसका मान फिक्स होता है, इसका मान होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तुम मुझे बता सकते हो कहां थे आओ है? जे 4 पाई सरका के यहाँ पहुंचाया था ये, तो म्यू जीरो बराबर 4 पाई गुणा, यही तो है, जाओ यही तो ही आएगा। बोलो भैया, आप यहां पर एप्सिलन को बोलते थे, अगर आपको याद हो तो, निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो यहां पर आप म्यू को क्या बोलोगे? निरपेक्ष चुंबकशीलता। क्या बोलोगे? निरपेक्ष चुंबकशीलता। एप्सिलन आर को वहां पर बोलते थे आपेक्षिक विद्युतशीलता। ऐसे ही यहां पर म्यू आर को हम लोग बोलेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता। सारी चीजें उसी से मिलती जुलती हैं। वहां पर आपने जब ऐसा विद्युत में चैप्टर 1 में एसआई से सीजीएस में बदलते थे तो 1/4 एप्सिलॉन जीरो हटा देते थे। ऐसे ही यहाँ पर एसआई से सीजीएस में बदलते हैं तो म्यू 0/4 हटा देते हैं। वहां 1/4 एप्सिलॉन जीरो का मान फिक्स होता था 9 गुणा 10⁻9, अगर आपको याद हो तो। ऐसे ही यहाँ पर म्यू 0/4 का मान फिक्स होता है। क्लियर? प्रैक्टिस कर करके याद हो जाएगा, इतनी बार आएगा ये, घबराए नहीं। तो क्या मैं उम्मीद करूँ कि हम लोग बायो सेवर्ट का नियम समझ गए। मैं एक बार शॉर्ट एंड स्वीट बोल रहा हूँ, बिल्कुल कम बोल रहा हूँ। कुछ नहीं करना, बायो सेवर्ट के नियम का सूत्र घोंट के पी जाओ, और जब सूत्र याद हो जाएगा तो उसी के आधार पर हम ये 4 समीकरण बना देंगे और मिला मिलूगे जन्नो कर देंगे। बस यहां तक कर दोगे पर्याप्त है। क्लियर है? समझ गए? अच्छी बात है। यहां पर ये सूत्र भी अच्छे से याद रखना। 3-4 चीजें मुझे अच्छे से चाहिए। एक ये, एक आपको ये, क्लियर, और दूसरा ये और ये, ठीक है ना? अच्छा, एक बात और सुनो, क्या सूत्र पढ़ा हमने? dv बराबर म्यू 0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चैप्टर पढ़ाऊंगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वहां पे बिजली गिरेगी, आप पे ध्यान रखना। ये बात अपने दिमाग में उतार लो, साफ तौर पे आज ही बता रहा हूं। सूत्र आपने ये आया है क्या? वाकई में ये सूत्र है? भविष्य में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें वो लोग सुन लें, ये भी याद कर सकते हैं, या फिर मेन सूत्र ये भी याद कर सकते हैं। अब सुनो क्या कहानी है, बताओ भाई इसमें। तो इसमें कहानी जे लल्ला पहले जे आओ है, जाए खोल दो तो म्यू की जगह म्यू आर इंटू म्यू जीरो दे दो तो जे आएगा। फिर जाके बाद जी कब आओ है म्यू आर बराबर 1। यानी तुमने ये मान लिया कि ये जो धारावाही चालक है जाके चारों लंग माध्यम को है, हवा है। मतलब अगर मैं किसी जगह इस सूत्र को लगा रहा हूं तो इसका मतलब जाने अनजाने में ये मान चुका हूं कि ये धारावाही चालक के चारों तरफ माध्यम हवा है। पर जरूरी है कि हर जगह चारों तरफ माध्यम हवा ही हो? इसको किसी अन्य माध्यम में रख दूं मैं तो ऐसी स्थिति में कहानी बदल जाएगी। तो फिर ऐसी स्थिति में जहां मैं काय को गुणा हो रहा है जाओ, म्यू आर को गुणा है जाओ। अब वही तो म्यू आर 1 तो हवा के लिए, लेकिन कोई और माध्यम भर दूंगा तो म्यू आर का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र आ जाएगा, और इस सूत्र को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं। बोले भैया क्लियर है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है कि नहीं करती? अगर चारों तरफ कोई माध्यम आ जाएगा
तो यहां पर म्यू आर का गुणा हो जाएगा। जो बोल रहा हूं बात समझ में आ रही है? पक्का याद दिलाऊंगा ये वाला दिन आपको अब, है? तो मैं उम्मीद करता हूं बायो सेवर्ट का नियम हम सबको क्लियर है। समझ रहे हो बात को? पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता का मात्रक एवं विमीय सूत्र बताऊं। तो भैया हवाले ही ताजा ताजा पढ़ो है। ये म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता का मान इतना होता है। मात्रक ये आ गया, क्या आ गया चुंबकशीलता का मात्रक? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। जही में तो ही निकल आओ आंसर। ला लगे हाथ विमीय सूत्र निकाल दें। न्यूटन क्या होता है? बल होता है। बल का विमीय सूत्र चैप्टर 1 में सब क्लियर करा चुका हूं। तो न्यूटन बल होता है, तो बल का तो हो गया mL/t-2। ठीक है, ए स्क्वायर एम्पियर है, ऊपर ले जाऊंगा तो a-2। कौन आ गया ये? कौन आ गया ये? विमीय सूत्र। तो किसी ने बोल दिया कि फलाने फलाने चुंबकशीलता का मात्रक बता दो, तो फलाने का कहेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और विमीय सूत्र निकालना आ गया ना? कैसे निकाला? पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, धारा के मात्रक बताऊं। क्या बताऊं? धारा के मात्रक। तो धारा के मात्रक तो गए तेल लेने, चैप्टर 1 पढ़ाया था। चैप्टर 1 में मैंने आपको आवेश के मात्रक बताए थे। क्लियर? आवेश के दो प्रकार के मात्रक बताए थे। एक बताया था ईएसयू मात्रक, एक बताया था ईएमयू मात्रक। याद आ रहा है? ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत मात्रक। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत मात्रक। और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक। क्लियर? कौन से? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो भैया गौर से सुनिएगा, ईएसयू मात्रक एक अपन ने पढ़ा था एसआई पद्धति में, एक अपन ने पढ़ा था सीजीएस पद्धति में। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता था कूलाम, और सीजीएस पद्धति में स्थित कूलाम। याद आ रहा है सीन? और आपने एक संबंध भी पढ़ा था, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 स्थित कूलाम। याद है कि नाने? कि वैसे ही रहे हो? क्लियर है? सही जा रहा हूं मैं? अच्छा, इसके बाद विद्युत चुंबकीय मात्रक आपने पढ़ा था एब कूलाम। क्या? एब कूलाम। और वहां पर मैंने एक संबंध भी बताया था आपको, एक एब कूलाम बराबर 10 कूलाम। पता है ना आपको? कितने अच्छे बच्चे हैं। अब कछुना करनी धारा के मात्रक पूछ रहे है, तो हमें मालूम है धारा को मात्रक एम्पियर होते हैं। सेम कहानी है, बस कूलाम की जगह एम्पियर रह जाओ। बताओ भैया, स्थिर विद्युत मात्रक एसआई पद्धति में एम्पियर, सीजीएस पद्धति में स्थित एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 3 × 10⁻9 स्थित एम्पियर। क्लियर? विद्युत चुंबकीय मात्रक एब एम्पियर। 1 एब एम्पियर बराबर, मतलब बात आ गई, अगर मेरे को कूलाम क्लियर है, आवेश के मात्रक क्लियर है, तो यहाँ धारा के मात्रक सेम टू यू है। समझ गए मेरी बात को? पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दूं। क्या की परिभाषा दूं बच्चों? 1 एम्पियर की परिभाषा। तो मैं 1 एम्पियर की परिभाषा दे रहा हूं, सुनने होगा, सुनने होगा। 1 एम्पियर की परिभाषा। रेडी? तैयार है हम सब लोग? चलो आओ, 1 एम्पियर की परिभाषा दे पाऊं तुम्हें। गौर से सुनिएगा सब लोग, 1 एम्पियर की परिभाषा। रेडी? इससे पहले कि मैं आप लोगों को 1 एम्पियर की परिभाषा बताऊं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये देख रहे हो? देख रहे हो? चाप है, चाप का। हाँ, मैंने मान लिया एक कोई वृत्तीय खंड है, ये डॉट डॉट गंदों से डॉट 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 आइए। ठीक है, आप समझ लो। अब मैंने मोने वाला क्लियर है? शट अप। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, है ना? ठीक है?
अच्छा कलेश है ये, पूरा ही हट जाओ बाबू जी, समझ गया मैं। चुप हो जाइए प्लीज। ये वृत्तीय खंड है, क्लियर? क्या है ये, समझ गए? ठीक है, जैसा हुआ था तैसा, क्लियर? ये वृत्तीय खंड है, ये वृत्तीय खंड का क्या है, केंद्र। उसने मुझसे कहा है कि बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दूं। काय की परिभाषा दूं? काय के आधार पर दूं? बायो सेवर्ट के नियम का सूत्र बताओ। डी बराबर म्यू, पक्का? परिभाषा तो अपन ने अच्छे अच्छे नहीं बना दी। किसी भी परिभाषा को बनाने के लिए चीजों को क्या मान लिया करते हैं, भन भन भन, आ जाओ भन ले लो। आई बराबर 1 एम्पियर, डीएल अल्पांश की लंबाई है, तो ये पूरा वृत्तीय खंड है, इस पे मैंने यही अल्पांश ले लिया और इसकी लंबाई कितनी ले ली, 1 मीटर लंबी। तो डीएल बराबर कितने दे दूं, 1 मीटर लंबाई है। ठीक है भैया, इससे पहले कि आगे बढ़ूं आप मुझे बताओ ये मैंने क्या आकृति बनाई है, वृत्त पे मैंने ये क्या खींचा है, स्पर्श रेखा। ये वृत्त का कौन है, केंद्र से स्पर्श रेखा पे अगर कोई लाइन खींची जाती है स्पर्श बिंदु पर, कितने डिग्री का कोण है, अच्छा 90 डिग्री का कोण है। अच्छा तो ऐसे अगर मैं कोई लाइन खींच दूंगा तो ये 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, पता है ना तुम्हें? तो आ जाओ फिर, इसको मिला दिया इससे, इसको मिला दिया इससे, ये वृत्त की कौन हो गया, त्रिज्या। बोलो 1 मीटर त्रिज्या का चाप हो गया, ये 1 मीटर त्रिज्या का चाप हो गया, बोलो हो गया नहीं हो गया? तो आर बराबर कितने गए, 1 मीटर। बोले भैया अच्छा, चूंकि ये वृत्तीय खंड है तो ये कोण कितना होगा, 90। थीटा 90 धरूंगा तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो बताओ क्या आएगा ये, डीवी बराबर, ठीक है, थीटा मैंने कितना रखा है, 90 डिग्री। सीन क्लियर है ना, क्यों रखा है 90, समझ में आई बात, जिससे साइन 90 1 हो जाएगा। चलो बोलो 10 की घात -7, आई कितने धरूं, 1, डीएल कितने धरूं, थीटा 90 धरेंगे तो साइन 90 बाटे आर कितने गए, 1 को वर्ग 11 करता हूं, 1 ही रहता हूं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितने आएगी, 10 पे घात -7, 1 एकम 1, 1 एकम 1 बटे में 1, 1 को गुणा 10 पे घात -7 करेंगे तो यही आया नहीं आया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन की अम्मा, क्लियर है? बोले भैया यस और नो, अच्छी बात है, गौर से सुनिएगा। कह तुमने कहा लव है, चाप लव है, वृत्तीय चाप है, इस चाप की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। इस चाप की लंबाई कितनी है, इस चाप की त्रिज्या कितनी है, इसमें कितनी धारा बह रही है, 1 एम्पियर धारा बह रही है, तो जाहिर सी बात है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, 10 पे घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। लिसन एवरीवन, किसी ने पूछा बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दो, क्लियर? तो अलग अलग तरीके से दे सकता हूं, सबका अपना अपना अंदाज है। 1 एम्पियर धारा का वह मान है, 1 एम्पियर धारा का वह मान है जिसे जब 1 मीटर लंबे और 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय चाप में प्रवाहित किया जाता है तो वो उसके केंद्र पर 10 पे घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। नहीं है बात समझ, क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, वो पूछ रहा है बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दो। तो 1 एम्पियर वो धारा है जिसे जब 1 मीटर लंबे और 1 मीटर त्रिज्या, भैया सीधी सी बात है, ये वृत्तीय चाप है, 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर त्रिज्या का है, इसमें ये क्या बह रही है, धारा। कितनी धारा बहा रहे हो, 1 एम्पियर। चलो लगे आज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताओ, धारा यूं बह रही है, जब बिंदु पे दिशा कितने होगी, हाथ बनाओ, हाथ, हाँ, तो क्रॉस या डॉट, डॉट कितनी लंग, तो माई लंग आ गई बाहर की तरफ, ये कहानी हो जाएगी, धारा ऊपर की तरफ है, बिंदु इधर है, क्लियर? कहीं भी बना सकते हो आप, समझ रहे ना मेरी बात? तो ये डॉट आ गया यहाँ पर, अगर यही चाप जालंग ले तो धारा यूं बात हो, बिंदु यहाँ रखते तो क्रॉस आए तो कोई दिक्कत भाई बात नहीं, चुंबकीय क्षेत्र तो पैदा हो रहा है। 1 एम्पियर धारा का वह मान है जिसे जब 1 मीटर लंबे और 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय चाप में प्रवाहित किया जाता है
तो वो उसके केंद्र पर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। नहीं यही बात में। या फिर ऐसे बोल दो, यदि हम एक ऐसा चाप लें जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, त्रिज्या 1 मीटर हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि हम एक ऐसा वृत्तीय चाप लें जिसकी लंबाई 1 मीटर हो तथा त्रिज्या 1 मीटर हो, तब यदि उसमें धारा प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। नहीं है बात समझ में? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि हम 1 मीटर लंबा और 1 मीटर त्रिज्या का वृत्तीय चाप लें और उसमें धारा प्रवाहित करने पर यदि केंद्र पर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उस चाप में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। चाहे जैसे बोल दो, बात एक की है। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं अलग अंदाज में, 1 एम्पीयर धारा का वह मान है जिसे जब 1 मीटर लंबे और 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय चाप में प्रवाहित किया जाता है तो वो उसके केंद्र पर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। समझ गए? परिभाषा पढ़ लो, पूछूंगा आपसे। ठीक है, तो इतना अच्छे से पढ़ के आइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।